ठीक है, तो बिना अपना नाम दोहराए अपनी कोई पहचान जाहिर किए और अपनी जाति या समुदाय के बारे में बताए हुए अपना परिचय दीजिए। सर, मैं कोड नंबर 10 हूँ। मैंने IIIT इलाहाबाद से 2014 में बीटेक किया था। अभी प्रेजेंटली मैं करंट में मैं टैक्स ऑफिसर जिला पंचायत के पोस्ट पे वर्किंग हूँ और CTO प्रयागराज में मुझे ज्वाइन करना है। अच्छा, आप ऑलरेडी CTO हैं? जी, मतलब चयन हो चुका है आपका? जी। किस परीक्षा में हुआ ये चयन आपका? सर, UPPCS 2016। 2016 में आप सिलेक्टेड हैं? जी। और CTO आपकी कौन सी वरीयता थी? सर, 5th। तो इस बार आपने केवल 4 वरीयताओं के लिए कोशिश की है? जी सर। क्या क्या है ये? सर, फर्स्ट है SDM, सेकंड है TO ट्रेजरी ऑफिसर, थर्ड ACCT असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कमर्शियल टैक्स एंड फोर्थ है EO नगर पालिका। ये थोड़ा सा स्ट्रेंज कॉम्बिनेशन है। आपको क्यों लगता है कि ट्रेजरी ऑफिसर जैसा मुंडेन किस्म का काम इतना महत्वपूर्ण है? SDM तो समझ में आता है, इतना महत्वपूर्ण है कि आप जिस नौकरी में है उससे बेहतर मान रही हैं उसे? सर, मतलब वो 30 साल तक आप एक ही काम कर रही होंगी और उस काम में कोई रोमांच या कुछ महत्व सिवाय इसके कि जाहिर है कि आपके हाथ में ट्रेजरी होगी तो आप अगर भ्रष्टाचार आपकी वरीयता में है तो आपको पैसा मिल जाएगा, इसके अतिरिक्त तो कोई वजह दिखाई नहीं देती। आप तो IIIT ग्रेजुएट हैं, ऐसी भी कोई कारण नहीं माना जा सकता कि टैक्सेशन की तरफ आपका कुछ, खजाने की तरफ आपका कोई अतिरिक्त लगाव होगा? सर, जो सिनेरियो है सर, जैसे मैंने सेल्फ असेसमेंट किया है तो मुझे लगता है कि मैं इसके लिए ज़्यादा मतलब एलिजिबल रहूँगी, ज़्यादा मैं इसको अच्छे से जस्टिफाई कर पाऊँगी इस जॉब को कंपैरेटिव टू अदर जॉब। और सर, दूसरा, जैसे सर मुझे लगा है कि जैसे मेरे प्रिंसिपल रिटायर हुए तो उनको पेंशन वगैरह के लिए बहुत दौड़ना पड़ा था, तो उस वजह से भी मुझे लगता है कि ऐसे बहुत सारे लोगों के लिए मैं इसको अच्छे तरीके से हैंडल कर सकती हूँ, उनके साथ जस्टिफिकेशन प्रॉपर्ली कर सकती हूँ। मैं बहुत अभी कन्विंस्ड नहीं हूँ, पर इस बात को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। मुझे बताइए कि आपने किन विषयों के साथ ये परीक्षा दी? सर, सोशल वर्क और डिफेंस स्टडीज। अच्छा, जबकि आप मूलतः विज्ञान की विद्यार्थी थी? जी। तो आपने विज्ञान के विषय क्यों नहीं लिए? सर, मेरा जो ग्रेजुएशन था वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में था। फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, मैथमेटिक्स था? जी सर, पर उस टाइम मेरे पास टाइम की कमी थी और मुझे उस हिसाब से इस जो एग्ज़ाम है इसको मुझे क्लियर करना था, तो मैंने सारे सिलेबस देखे और उसके हिसाब से मुझे जो शॉर्ट में और जल्दी कवर हो सकता था मैंने उसकी तरफ ध्यान दिया। आप तो IIIT से आपने IT में ग्रेजुएशन किया है। मुझे बताइए कि जो वर्तमान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग को एक साथ जोड़कर जो एप्लीकेशंस तैयार की जा रही हैं, उनके क्या संभावित एप्लीकेशंस हैं, लाभ हैं और क्या उसमें आशंकाएं हैं? सर, जो लाभ होंगे वो डेटा एनालिसिस अच्छे तरीके से हो सकता है, रोबोटिक्स में इसका वर्क हो सकता है, सोशल रोबोटिक्स बनाने की तरफ मूवमेंट चल रहा है, लाइक इमोशनल इंटेलिजेंस उसमें मशीन के थ्रू किया जाएगा। साथ ही फार्मिंग सेक्टर में और फार्मिंग सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर, इन सारे सेक्टर्स में ये अच्छे तरीके से रोल निभाएगा। पर जो प्रॉब्लम्स हैं वो ये हैं कि इससे जो अदर सेक्टर्स हैं, सर जैसे इस इंडिया में 54% जो GDP का कंट्रीब्यूशन होता है वो सर्विस सेक्टर से होता है, किंतु इसमें जो लोग होते हैं सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट कम है, अराउंड 20% के अराउंड है, तो बाकी सेक्टर्स एग्रीकल्चर वगैरह में 60% के अराउंड एम्प्लॉयमेंट है। तो सर इसमें एक तो जॉब लॉस की बहुत ज़्यादा संभावना है इसके थ्रू, और दूसरी चीज़, अगर जॉब लॉस होगी तो सोशल अनरेस्ट भी हो सकता है। तो इसके लिए, पर इसको नेगेटिव सेंस में ना लेके इसमें स्किल डेवलपमेंट की तरफ फोकस करने की आवश्यकता है इंडिया को। सर मुझे लगता है कि जैसे 4th IT रेवोल्यूशन चल रहा है, तो इसमें सभी जितने भी न्यू जनरेशन है इंडिया में, जो डिविडेंस है इंडिया का
डेमोग्राफिक डिविडेंस, उसको स्किल करके इस सेक्टर की तरफ मूव कराने की ज़रूरत है। तो मुझे डिफेंस स्टडीज भी आपने पढ़ा है, मुझे बताइए कि पीस कीपिंग और पीस बिल्डिंग ये दोनों एक्सरसाइज की बात डिफेंस में होती है, क्या डिफरेंस है दोनों? सर, पीस कीपिंग तब यूज़ की जाती है जब दो कंट्रीज़ में जहाँ पे वार की संभावना होती है वहाँ पे पीस मेकिंग के लिए वहाँ पे फोर्सेस भेजी जाती हैं। तो उसमें पीस कीपिंग पीस मेकिंग है और पीस बिल्डिंग क्या है? सॉरी सर, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ। छोड़ दे, जी कोई बात नहीं। डिफेंस जी से बात हो रही है। क्लॉज़विट की थ्योरी क्या है? मैम, क्लॉज़विट की थ्योरी में है कि जो वॉर है उसका जो वोम है वो पॉलिटिक्स है। राजनीति से वॉर जनरेट होता है। और उसकी जो वॉर की टैक्टिक्स हैं उसमें वो क्या सजेस्ट करते हैं? टैक्टिक्स वो 3 टाइप का बताए हैं, स्ट्रैटेजी, टैक्टिक्स और प्लानिंग। मैम, प्लानिंग में वो बताते हैं कि किस तरीके से वॉर को हैंडल करना है, उसके लिए क्या क्या प्लान करना है। टैक्टिक्स में वो जितनी भी चीज़ें हैं उस वॉर के टाइम में कैसे आर्म्स एम्युनिशंस को यूज़ करना है, और उसके बाद जो लॉजिस्टिक है उसमें किस टाइप से वॉर में संसाधनों को वहाँ तक पहुँचाना है। ये तरीका उन्होंने बताया है, 3 वे। कॉन्क्रीट नहीं बताया आपने कुछ। चलिए, डिफेंस बजट अगर हम यूएसए, इंडिया और चाइना 3 कंट्रीज़ का कंपेयर करें तो क्या एनालिसिस निकल कर आता है? मैम, यूएसए और चाइना का इंडिया के कंपैरिजन में ज़्यादा है डिफेंस एक्सपेंडिचर। एक्सपोर्ट ये जो आर्म्स एंड एम्युनिशंस है इसका एक्सपोर्ट ये कंट्रीज ज़्यादा करती हैं, जिससे उनकी अर्निंग हो जाती है। लेकिन इंडिया लार्जेस्ट इम्पोर्टर है, तो इसलिए इंडिया के पास इन दोनों के कंपैरिजन में कम तो हैं आर्म्स एम्युनिशंस, पर इसका ड्रेन ऑफ वेल्थ भी होता है। तो इस वजह से इंडिया को फोकस करना चाहिए कि मेक इन इंडिया और इन सब के थ्रू डिफेंस पॉलिसीज, इंडिजीनियस डिफेंस सेक्टर को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। लगभग कितना खर्च करते हैं हम अपने डिफेंस सेक्टर पे एनुअली? मैम, 1.5% जीडीपी के, मतलब मैं गेस कर रही हूँ, मैं श्योर नहीं हूँ मैम। चलिए ठीक है। दूसरा आपने ऑप्शनल लिया था सोशल वर्क। जी, ये बताइए, एक सरकारी कर्मचारी जब कोई सोशल काम करता है और एक एनजीओ में जो व्यक्ति पार्टिसिपेट करके सोशल वर्क करता है, क्या अंतर है दोनों में? मैम, जो सरकारी कर्मचारी कर रहा है वो सोशल वेलफेयर कर रहा है, और जो एनजीओ में कर रहे हैं वो सोशल वर्क की प्रोफेशन को हैंडल कर रहे हैं। उनको उसके लिए पेमेंट मिलता है, उनको स्किल्स दी जाती हैं कि इस टाइप से आपको यहाँ पे हैंडल करना है चीज़ों को। यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर में सोशल वेलफेयर की जो स्कीम्स होती हैं उसको जो ऑफिसर्स हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। तो अगर आपको सोशल वर्क करना हो तो आप कौन सी रास्ता चुनेंगी, सोशल वेलफेयर का एज अ गवर्नमेंट सर्वेंट या एनजीओ? मैम, एज अ गवर्नमेंट सेक्टर चूज़ करूँगी, क्योंकि इसमें मैं पॉलिसी मेकिंग में भी हेल्प कर सकती हूँ। तो मुझे जहाँ पे लगेगा ज़रूरत पड़ेगी, और साथ ही कोऑर्डिनेशन के थ्रू एनजीओ और जो सिविल सोसाइटीज़ हैं उनके थ्रू कोऑर्डिनेशन करके ग्राउंड लेवल से चीज़ों को, जो प्रॉब्लम्स हैं उसको निकाल के फिर उसके बाद वो पॉलिसीज़ बना के मैं इसमें ज़्यादा अच्छे तरीके से वेलफेयर कर पाऊँगी। चलिए, एक सिचुएशन बताइए, अगर आपके पास आपके कार्यस्थल पे काम करने वाली एक महिला आती हैं और वो बताती हैं कि उनके साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस हुआ है, लेकिन जिनके खिलाफ वो आरोप लगा रही हैं वो बहुत सीनियर हैं आप ही के डिपार्टमेंट में, अब आपके पास क्या क्या रास्ते हैं? मैम, पहला चीज़ तो मैं उनसे कहूँगी कि इसकी कंप्लेन कीजिए, और कमिटी जैसे विशाखा गाइडलाइंस के अंदर ये कमिटी बनाने का भी प्रोविज़न होता है, तो मैं इस कंप्लेन को कमिटी तक ले जाऊंगी। साथ ही ज़रूरी नहीं है कि वो चीज़ मतलब सही ही हो, उनका हो सकता है कि वो सिर्फ कंप्लेन ही कर रही हो, तो इसकी निष्पक्षता से जांच करेंगे, एविडेंसेस एंड प्रूफ्स इकट्ठा करेंगे,
और अगर लगता है कि सर आरोपी हैं, जो सीनियर ऑफिसर हैं, तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अदरवाइज केस उन जो विमेन है उसके खिलाफ लिया जाएगा। थैंक यू। आप बीटेक करके आई हैं जी। और डिफेंस स्टडीज भी आपका सब्जेक्ट है। जी। आप मुझे बताएंगे क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर किसे कहते हैं? क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सॉरी मैम, नहीं सुना। नेशनल सिक्योरिटी में और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। खैर, मुझे ये बताइए कि 5G की चर्चा है आजकल, क्या फ़र्क है 4G और 5G में? मैम 4G और 5G में जो स्पीड है इंटरनेट की वो बढ़ जाएगी। 5G कितनी में बढ़ जाएगी? कितने गुना बढ़ जाएगी 4G से 5G में शिफ्ट होने पे? मैम एग्जैक्ट डेटा मुझे याद नहीं है, सॉरी, मैं जाके देखूंगी इसको श्योरली। चलिए कोई बात नहीं। डेटा लोकलाइजेशन किसे कहते हैं? मैम जैसे फेसबुक है, गूगल कंपनीज हैं, इन सब में हम जो भी सर्च करते हैं या जो भी डेटा बनाते हैं वो उनके डेटाबेस में जाता है, जहाँ पे ये कंपनीज अपना सर्वर्स रखी हैं। तो ये हमारा डेटा आउटसोर्स हो जा रहा है, बाहर चला जा रहा है। लेकिन जो डेटा बाहर चला जा रहा है तो उससे क्या है कि हमारे प्राइवेसी को भंग भी हो रही है, हमारी प्राइवेसी भी भंग हो रही है। अगर इसको हम किसी भी इलेक्शन वगैरह में भी ये लोग यूज़ कर सकते हैं। तो जो डेटा लोकलाइजेशन का कंसेप्ट आया है इसी बेसिस पे आया कि हमारी जो डेटा है वो इंडिया में ही रहे, इंडिया के लोगों का डेटा इंडिया में ही बना के रखा जाए ताकि कोई भी डेटा लॉस ना हो। ठीक है। मेरे को ये बताइए कि COP 14 हुआ था अभी और COP 25 होने वाला है, क्या फ़र्क है दोनों में? मैम जो COP 14 है वो डिजर्टिफिकेशन को कंट्रोल करने के लिए किया गया है, और जो COP 25 है वो क्लाइमेट चेंज को कंट्रोल करने के लिए UN कन्वेंशन द्वारा दोनों ही ऑर्गेनाइज्ड है, पर वो क्लाइमेट चेंज पे फोकस करेगा। ठीक है। इंडिया के क्या NDCs हैं, नेशनली डिटरमिन्ड टारगेट्स? मैम जो CO2 का लेवल है वो 2005 के से कम करके 25% लाना है एमिशन। मैम मिस कर रही हूँ, सॉरी। अच्छा, इंडिया के रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट्स क्या हैं? मैम 175 गीगावाट 2022 तक इम्प्लीमेंट कर लेना है। ठीक है। मेरा आपसे आखिरी सवाल, आप प्रतापगढ़ से आती हैं? जी। वहाँ पे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोजेक्ट के अंतर्गत कौन सा प्रोडक्ट है? आंवला। तो आंवला के आप मुझे खाने के अलावा 3 इस्तेमाल बताइए। आपके अपने बनाए इस्तेमाल भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं वैसे ही इस्तेमाल किया जाए। तो 3 अलग इस्तेमाल बताइए। मैम पहला ब्यूटी प्रोडक्ट में, मैम आपने खाने के अलावा पूछा है। हाँ हाँ बिल्कुल। ठीक है। सेकंड हेल्थ में, मैम उसके बीज को निकाल के मेडिसिन बनाया जा सकता है। एंड थर्ड, किसी को मारने में, अगर सिक्योरिटी हो रही है, अगर कुछ नहीं मिल रहा है तो उसके आँख में सीधे वॉर कर देना उससे। आंवला इतना डिस्ट्रक्टिव हो सकता है? मैम अगर आँख पे किया जाए तो उसको मार के हम बाहर निकल सकते हैं उस टाइम से। चलिए गुड, थैंक यू। आप करेंटली टैक्स ऑफिसर हैं पंचायत में। मुझे बताइए कि जो हमारे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें जो टैक्स कलेक्ट होता है वह केंद्र की संचित निधि में जाता है, राज्य के कोष में जाता है, या जिला का अलग संचित निधि है जिसमें जाता है? सर ये जिला का अलग है, जिला निधि में ही जाता है ये। तो वे कौन से मामले हैं जिनमें आपको लगता है कि जिला जो वित्त के मामले में राज्यों पर आश्रित है? राज्य सरकार में, कुछ केंद्र सरकार से सीधा मिलता होगा, लेकिन राज्य सरकार पर आश्रित कहाँ कहाँ? सर जैसे जिला निधि में जो पैसे जाते हैं वो उसको पूरी तरीके से जो जिला पंचायत है उसको रन नहीं करा पाती है। तो पेंशन, सैलरी और साथ ही साथ डेवलपमेंट सबके लिए ये राज्य वित्त आयोग पर ही निर्भर है। तो राज्य वित्त आयोग से आया हुआ धन किस प्रक्रिया से जिला में व्यय के लिए उपलब्ध होता है?
क्या ये पहले जिले की संचित निधि में जाता है या राज्य से प्राप्त ग्रांट्स जो हैं वो सीधे व्यय की जाती है? सर सीधे ही व्यय किया जाता है, पर 10% पहले सैलरी और पेंशन्स पे व्यय किया जाता है, उसके बाद रिमेनिंग जो परसेंटेज हैं वो डेवलपमेंट कार्य के लिए यूज़ होता है। ठीक है, मुझे आपसे बात करके अच्छा लगा, आप जा सकती हैं। थैंक यू मैम। जी दिव्या, आपका इंटरव्यू 23 को है। जी सर। पढ़ने वाला काम पूरा हो गया या कुछ बचा हुआ अभी? सर बचा है, बहुत सारा बचा है। देखिए, कुल मिला के आपका इंटरव्यू अच्छा ही जा रहा है, मुझे कोई मेजर परेशानी उसमें नहीं दिखाई दे रही है। थोड़े बहुत चीज़ों को छोड़ दिया जाए, अगर कम्युनिकेशन की बात करें तो बाय एंड लार्ज कम्युनिकेशन ठीक है, आपकी आवाज़ पर्याप्त ऊंची है, आपका फ्लो अच्छा है, हैंड मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है, आई कांटेक्ट भी बाय एंड लार्ज ठीक है, सिटिंग पोस्चर भी अच्छा है। तो वो एरियाज ऐसे हैं जो आपके लगभग तैयार हैं कम्युनिकेशन वाले हिस्से में। और थोड़ा सा अगर मुझे सजेस्ट करना हो तो नेक मूवमेंट एक आध जगह पे बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, ठीक है, तो देख लीजिए, अगर बिना स्टिफ हुए अगर आप उसे कंट्रोल कर सकती हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई नहीं, जाने दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। मुझे परेशानी थोड़ा सा फैक्चुअल किसी जगह पर ऐसा लगता है कि जब आपसे फैक्चुअल प्रश्न आते हैं तो दो दिक्कतें, एक तो चलिए ये है कि उस समय आपको फैक्ट्स याद नहीं आ रहे, आई एम ओके विद दैट आइडिया। मुझे परेशानी होती है जब आप उनसे अटेम्प्ट करने की कोशिश करती हैं और अटेम्प्ट करते समय आपको मालूम है कि प्रश्न पूछा फैक्ट्स में गया था और आप उसके उत्तर जो है वो यू आर बीटिंग अराउंड बुश, जबकि आपको भी मालूम है और बोर्ड मेंबर्स को भी तुरंत पता लग गया कि आपके पास फैक्ट्स नहीं है। तो आप जब उसका जनरल आंसर देने की कोशिश करती है बिना आंकड़ों या तथ्यों के, जबकि शुद्ध तौर पे तथ्य पूछे गए थे, तो बोर्ड मेंबर्स को लगता है कि आपके अंदर ये टेंडेंसी है कि आप ब्लफ करेंगे। तो वो उसको थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। थंब रूल ये है कि आता है तो बताइए, नहीं आता तो मना कर दीजिए, अनुमान लगा रही है तो पूछ लीजिए कि मैं अनुमान लगा रहा हूँ। बाकी चीजें हालांकि आप ये करती हैं, कई जगह पर आप बताती हैं कि नहीं मेरे पास जानकारी नहीं है, मैं गेस कर रही हूँ, या फिर आप रोक देती हैं। लेकिन ये टू बिगिन विद ये करना चाहिए, आप स्टार्ट करने के बाद ऐसा करना शुरू करें। सर एक्चुअली मैं स्टार्ट करती हूँ, मुझे पता है ये क्वेश्चन मुझे आता है, पर वो फिर पता नहीं, समय याद नहीं आ रहा है। उस टाइम फिर जैसे ये जीडीपी वाला मैम पूछी थी तो थोड़ा सा ऐसा इसका तरीका ये हो सकता है कि 5 या 10 सेकंड का पॉज ले लीजिए प्रश्न के बाद, उसके बाद डिसाइड कीजिए, जब आपके दिमाग में फैक्ट आ गया तब डिसाइड कीजिए कि हाँ आप इसे आगे लेकर जाएंगे कि नहीं। तो बाय एंड लार्ज बाकी चीजें अच्छी हैं, आप पॉलिश्ड कैंडिडेट हैं, जो कि मतलब बोर्ड के लिए बहुत आसान रहेगा। जो शुरुआती जब आप ट्रेजरी ऑफिसर को जस्टिफाई करने की कोशिश करती हैं, बहुत कन्विंसिंग नहीं है। इफ यू कैन मेक इट अ लिटिल कन्विंसिंग इट विल बी गुड, ठीक है ना। अदरवाइज चूंकि आपकी पर्सनालिटी और आपके जो एक पॉलिश्ड कैंडिडेट आप सामने हैं, उसके हिसाब से वो उतना जस्टिफाइड नहीं दिखाई देता। फाइंड आउट समथिंग ओरिजिनल इन इट, यू आर क्रिएटिव, यू विल बी एबल टू फाइंड आउट समथिंग, ठीक है। बाकी चीजें अच्छी हैं, बिल्कुल परेशान मत होइए और खुश होकर इंटरव्यू दीजिए, ठीक है।